चाहती तो ये बातें मैं आपको 2 महीना पहले भी बता सकती थी, पर नहीं, पहले खुद पर अप्लाई किया, फिर आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको करना सिर्फ ये है कि आप एक शांत जगह ढूंढो और कानों में हेडफोन लगाओ और बस 10 मिनट, मेरे भाई बहन सिर्फ 10 मिनट सुनो और समझो। बहुत ही धमाकेदार वीडियो है ये अब तक का आपके लिए। देखो, लाइफ में है ना, हर कोई चाहता है मेरी बातों को ध्यान से रिलेट करना, कि कोई ऐसा टेक्निक या जादू मंत्र मिल जाए कि जिससे मैं किसी को भी अपने कंट्रोल में करके अपना काम निकलवा सकूं। देखो, बस ओवरऑल 8 घंटे का सीरीज या फिर बस दिन के 10 से 20 मिनट लगभग 1 महीने लगातार इस सीरीज को सुने, समझे और समझी हुई चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो। फिर देखना सारा काम आपके उंगलियों के इशारों पर होगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज आपने ना बहुत नेक काम किया है इस वीडियो को क्लिक करके। आप बस अपना 2 मिनट, जी हाँ सिर्फ 2 मिनट दीजिए, फिर आपको एहसास होगा काश ये बातें बहुत पहले पता चल गया होता तो आज मैं एक सक्सेसफुल इंसान होता। न केवल करियर में बल्कि रिलेशन में, फैमिली में, सब जगह आपका जलवा होता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान शख्स जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को इतनी बारीकी से ऑब्जर्व किया है कि जब आप इस सीरीज में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको खुद ही लाइफ से एंड आसपास के सिचुएशन से इसे पूरी तरह से रिलेट कर पाओगे। एक बार मैं फिर से कहना पसंद करूंगी कि आज आपने बहुत ही बेहतर, इवन जिंदगी का सबसे बेहतर चीज को समझने वाले हो। आपने ऐसे बहुत से नेता, धर्मगुरु, टीचर्स को सुना और जाना होगा जिनके शब्दों का चुनाव और चुने हुए शब्दों को किस बारीकी से प्रेजेंट करना है उन्हें बखूबी पता होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है दादी बाबा के टाइम से, यह मुहा पान खियावे, यह मुहा लात पड़ावे, जिसका मतलब यह है कि आपके द्वारा बोले गए शब्द लोगों में नेम फेम दिलवा सकता है, या फिर अगर आपने उन शब्दों का अच्छे से प्रयोग नहीं किया तो वही आपके पतन का कारण भी बन सकता है। तो ये जो सीरीज मैं आपके सामने लाई हूँ ये है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखा गया है। डेल कार्नेगी की एक लगातार बेस्ट सेलर बुक रही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अच्छा, बेस्ट सेलर क्यों है, ये सवाल तो आपके दिमाग में आया ही होगा, क्योंकि भाई ये एक ऐसी बुक है जिसे आपने पूरे कायदे से अगर समझ लिया ना तो आप अपनी जिंदगी में धमाका करोगे, धमाका। उसके लिए आपको हर रोज लगातार इस सीरीज को सुनते, समझते और अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाना है सिचुएशन के हिसाब से। तो बिना टाइम गवाए इस बुक को समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस बुक को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में आपको मिलेगा लोगों के साथ व्यवहार करने के मूल तरीके, जिसमें 3 पार्ट है। पहला है अगर सेहत पाना है तो छत्ते पर हमला मत करो। इस बात को ध्यान से समझना कि आखिर राइटर कहना क्या चाहता है। दूसरा हिस्सा है लोगों के साथ व्यवहार का बड़ा रहस्य। तीसरा है जो यह कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ होती है, जो नहीं कर सकता वह अकेला रह जाता है। दूसरे हिस्से में मिलेगा आपको 6 तरीके जिनसे आप लोगों को पसंद आएंगे। पहला, यह करें और आपका हर जगह स्वागत होगा। अगर आपको इसको समझना है तो सीरीज में आगे जुड़े रहना होगा। दूसरा, अच्छा इंप्रेशन बनाने का सरल तरीका। तीसरा, अगर आप यह नहीं करोगे तो मुसीबत का सामना करेंगे। चौथा, बातचीत में माहिर बनने का आसान तरीका। पांचवा, लोगों में रुचि कैसे जगाएं। छठा, ऐसा क्या करें कि लोग आपको पसंद करें। तीसरे हिस्से में है 12 पार्ट जिसमें हम जानेंगे अपनी सोच की तरफ लोगों को कैसे लाएं। पहला, आप बहस कभी नहीं जीत सकते। दूसरा, दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचें। और इसको समझने के लिए आपको जुड़े रहने होगा इस लगातार सीरीज से। तीसरा, अगर आप गलत है तो स्वीकार कर लें। चौथा, शहद की एक बूंद। पांचवा, सुकरात का सीक्रेट। छठा, शिकायतों को संभालने का सेफ्टी वॉल्व क्या होता है। सातवां, सहयोग कैसे पाएं। आठवां, एक फार्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर देगा। नौवां, जो हर इंसान चाहता है। 10वां, एक अपील जिसे सभी पसंद करते हैं। 11वां, यह काम फिल्में करती हैं, टीवी करता है, इसे आप क्यों नहीं करते। इसका मतलब यह है कि टीवी एड्स किस तरह अपने एड्स के द्वारा हमको अपनी बातों की तरफ, अपनी चीजों की तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है। आखिर वो कैसे कर लेते हैं और हम इन चीजों को अपने रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। 12वां, जब कुछ और काम ना करे तो ये आजमाएं। इस बुक के चौथे हिस्से में हम जानेंगे लीडर बने,
लोगों को बिना अपमानित किए या कटुता जगाए कैसे बदले। इसके 9 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है अगर आपको गलती निकालनी है तो यह है शुरू करने का तरीका। दूसरा, आलोचना कैसे करें ताकि लोग आपसे नफरत भी ना करें। तीसरा, अपनी गलतियों के बारे में पहले बात करें। चौथा, किसी को भी आदेश लेना पसंद नहीं होता। पांचवा, दूसरे इंसान को इज्जत बचाने दें। छठा, लोगों को सफलता के लिए कैसे प्रोत्साहित करें। सातवां, अच्छे काम के लिए अच्छा नाम दें। आठवां, ऐसा महसूस कराएं कि गलती आसानी से ठीक हो सकती है। नौवां, लोगों से अपना काम कराते समय उन्हें खुशी महसूस कराएं। तो ये है बुक के 4 हिस्सों, और 4 हिस्सों को हमने अलग अलग पार्ट में भी डिफाइन किया है। और इस बुक में आपको मिलने क्या वाला है, आप सीखने क्या वाले हो, ये सारी चीज को हमने डिफाइन कर दिया है। तो प्लीज आपके 8 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो आप ये 8 घंटे क्यों नहीं दे सकते हो, इस पे विचार करिएगा। और हर दिन के 10 से 20 मिनट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब 10 मिनट तो आप कहीं भी आसानी से बैठ सकते हो अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। तो बात करते हैं इस बुक की, जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में, जो कि हम सेम इसी की भाषा में पढ़ने वाले हैं। बस आपको ध्यान से सुनना है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पहली बार सन 1937 में प्रकाशित हुई, जिसकी सिर्फ 5000 प्रतियां छपी। डेल कार्नेगी और साइमन एंड शुस्टर प्रकाशकों ने इससे ज्यादा बिक्री की आशा नहीं की थी, लेकिन यह रातों रात छा गई और इसकी मांग को पूरा करने के लिए इसके संस्करण पर संस्करण छापे गए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ने प्रकाशन के इतिहास में सबसे बड़े इंटरनेशनल बेस्ट सेलर में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसने नब्ज को पकड़ा और एक ऐसी जरूरत को पूरा किया जो डिप्रेशन के बाद आने वाली एक लहर से ज्यादा थी। 50 साल बाद भी इसका बड़े स्तर पर बिकना इस बात का सबूत है कि ये उस टाइम पे कितनी फेमस बुक रही और आज भी ये उतनी ही जरूरतमंद बुक है। डेल कार्नेगी का कहना था कि अंग्रेजी भाषा में एक मुहावरा डालना $1 मिलियन कमाने से ज्यादा मुश्किल है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसा मुहावरा बन गया जिसे कहा गया, जिसकी पैरोडी बनी और जिसका राजनीतिक कार्टूनों से लेकर उपन्यासों तक में जमकर इस्तेमाल हुआ। इस किताब का लगभग हर भाषा में इस्तेमाल हुआ। हर पीढ़ी ने इसे नए रूप में पाया और इसकी जरूरत समझी। इससे एक सवाल उठता है, एक ऐसी किताब का पुनर्लेखन क्यों ना करें जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और बनाती आ रही है। इसकी सफलता के साथ क्यों खेलें? इसका जवाब पाने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि डेल कार्नेगी ने खुद इस किताब का कई बार संशोधन किया, मॉडिफिकेशन किया। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का इस्तेमाल उनके प्रभावशाली स्पीकिंग और मानवीय संबंधों के कोर्स में पाठ्य पुस्तक के रूप में हुआ और आज भी होता आ रहा है। सन 1955 में उनकी मृत्यु तक वे लोगों की बढ़ती जरूरतों के अनुसार अपने कोर्स में बदलाव और संशोधन लाते रहे हैं। दैनिक जिंदगी की बदलती परिस्थितियों के प्रति कार्नेगी से ज्यादा कोई संवेदनशील नहीं था। वे लगातार अपने शिक्षण के तरीकों को बेहतर बनाते रहे और अपने प्रभावशाली बोलने की कला पर किताब को संशोधित करते रहे। अगर वे और दिन जिंदा रहते तो खुद हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में संशोधन करते, ताकि वह 30 के दशक से अब तक समाज में आए बदलाव के हिसाब से अनुरूप बनी रहे। इस किताब में जिक्र में आने वाली कई प्रसिद्ध लोग जो पहले प्रकाशन के समय जाने माने थे, आज के पाठकों द्वारा नहीं पहचाने जाएंगे। कुछ उदाहरण और मुहावरे अब इस्तेमाल में नहीं आते। इससे किताब का संदेश और प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए इस संशोधन में हमारा उद्देश्य इस किताब को बिना इसकी सामग्री को नुकसान पहुंचाए आधुनिक पाठकों के लिए ज्यादा स्पष्ट बनाना है। हमने कुछ हिस्से हटाकर नए उदाहरण जोड़ने के अलावा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कोई बदलाव नहीं किया है। कार्नेगी का लहजा बरकरार है, उनके द्वारा इस्तेमाल हुए तकिया कलाम भी इसमें है। डेल कार्नेगी जैसे बोलते थे वैसे ही लिखते थे, अपने समृद्ध बातचीत और बोलचाल के लहजे में। इसीलिए उनकी आवाज में अभी भी वही ताकत है, चाहे वह किताब हो या उनका कोर्स। हर साल हजारों लोग कार्नेगी के कोर्स से लाभ उठा रहे हैं और कई हजार लोग हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को पढ़ और समझ रहे हैं, ताकि इसके सिद्धांतों से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। उन सभी लोगों को हम यह संशोधित किताब का एक और ज्यादा बेहतर ढले हुए रूप में प्रस्तुत करते हैं।
श्रीमती डेल कार्नेगी द्वारा। यह किताब कैसे लिखी गई और क्यों लिखी गई? डेल कार्नेगी के कलम से। 20वीं शताब्दी के पहले 35 सालों में अमेरिका के प्रकाशकों ने तरह तरह के लगभग 2 लाख किताबें छापी। उनमें से अधिकतर काफी उबाऊ थी और कईयों ने पैसे डुबो दिए। मैंने कहा कईयों। सबसे बड़े प्रकाशनों में से एक के प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा कि 75 सालों के अनुभव में उनके प्रकाशन में हर 8 छपी किताबों में से 7 पर पैसे का नुकसान उठाया। तब मुझे एक किताब लिखने की हिम्मत कैसे आई और मेरे लिखने के बाद आपको इसे क्यों पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है और मैं दोनों के जवाब देना चाहूँगा। मैं सन 1912 से बिजनेस और प्रोफेशनल लोगों के लिए न्यूयॉर्क में कई शैक्षिक कोर्स चला रहा हूँ। शुरुआत में मैंने सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग पर कोर्स चलाए। इन कोर्सों का काम वयस्कों को असली अनुभव द्वारा तुरंत सोचना और अपने आइडिया को अधिक स्पष्टता, प्रभाव और गंभीरता से व्यक्त करना सिखाना था, चाहे वह बिजनेस इंटरव्यू में हो या किसी ग्रुप में। पर धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा, मैंने महसूस किया कि जिस तरह इन लोगों को बोलने की कला में प्रशिक्षण की जरूरत है, वैसे ही इन्हें रोज बिजनेस और समाज के लोगों से व्यवहार करने की कला में प्रशिक्षण की भी जरूरत है। मैंने महसूस किया कि मुझे खुद ऐसे प्रशिक्षण की जरूरत है। जब मैं अपने बीते वर्षों को देखता हूँ तो मुझे इस बात से अफसोस होता है कि मुझ में भी तहजीब और समझ का अभाव था। कितना अच्छा होता अगर ऐसी कोई किताब मैंने 20 साल पहले पढ़ी होती। यह मेरे लिए एक कीमती वरदान साबित होता। लोगों के साथ व्यवहार शायद आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी, खासकर अगर आप किसी बिजनेस में हैं। हाँ, यह बात तब भी सही है अगर आप एक गृहिणी, आर्किटेक्ट या इंजीनियर हैं। कार्नेगी फाउंडेशन द्वारा शिक्षण के विकास के लिए किए गए कुछ वर्षों पहले रिसर्च में एक जरूरी बात सामने आई। एक ऐसा तथ्य जिसे कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्ययन ने सत्यापित किया। इन अनुसंधानों ने बताया कि इंजीनियरिंग जैसे टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में भी किसी इंसान की सफलता का सिर्फ 15% हिस्सा उसके टेक्निकल ज्ञान पर निर्भर करता है और 85% हिस्सा मानवीय इंजीनियरिंग यानी कि व्यक्तित्व और लोगों को नेतृत्व देने की क्षमता पर निर्भर करता है। कई सालों तक मैंने इंजीनियर्स क्लब ऑफ फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क चैप्टर ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए कोर्स किए। तकरीबन 1500 से ज़्यादा इंजीनियर मेरे कोर्सों को कर चुके हैं। वे मेरे पास कई सालों के अनुभव के बाद यह महसूस करके आए कि इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला इंसान वह नहीं होता जिसे इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा जानकारी है। उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर या अन्य किसी क्षेत्र में टेक्निकल क्षमता वाले इंसान को थोड़े पैसों में हायर कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे वे लोग कमाते हैं जिसमें टेक्निकल ज्ञान के साथ साथ अपने आइडिया को ठीक से बताने, नेता बनने और लोगों में उत्साह जगाने की क्षमता हो। अपने काम के शीर्ष के दौरान जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था कि लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता चीनी या कॉफी की तरह खरीदी जा सकती है और इस क्षमता के लिए मैं किसी और भी चीज से ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप नहीं चाहोगे कि धरती का हर कॉलेज इस कीमती क्षमता का विकास करने के लिए कोर्स चलाए? लेकिन अगर धरती पर एक भी ऐसा कॉलेज है जहां पर व्यवहारिक और कॉमन सेंस वाला कोर्स सिखाया जाता है तो वह है मेरी नज़रों में अब तक नहीं आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनाइटेड YMCA स्कूल से यह पता लगाने के लिए सर्वे किया कि वयस्क क्या पढ़ना चाहते हैं। यह सर्वे 2 सालों तक चला और इस पर $25,000 का खर्च आया। सर्वे का अंतिम हिस्सा मेरीडेन, केंटिकट में किया गया। इसे एक सामान्य अमेरिकन शहर के रूप में चुना गया। मेरीडेन के हर वयस्क से 156 सवाल पूछे गए। सवाल जैसे कि आपका बिजनेस या व्यवसाय क्या है। मेरीडेन के हर वयस्क से 156 सवाल पूछे गए। सवाल जैसे कि आपका बिजनेस या व्यवसाय क्या है, आपकी शिक्षा, अपने खाली वक्त में क्या करते हैं, आपकी आय कितनी है, आपके शौक, आपके लक्ष्य, आपकी समस्याएं, कौन से विषय पढ़ने में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं इत्यादि। सर्वे में पता चला कि सेहत उन युवाओं की पहली रुचि है और उनकी दूसरी रुचि है लोग। कैसे लोगों के साथ बर्ताव किया जाए, उन्हें कैसे पसंद आया जाए और उन्हें कैसे अपनी सोच की तरफ लाया जाए। इसीलिए इस सर्वे को करने वाली कमेटी ने मेरीडेन में वयस्कों के लिए ऐसा ही एक कोर्स चलाया। उन्होंने इस विषय का एक व्यवहारिक पाठ्यपुस्तक खोजी पर उन्हें एक भी ना मिले। वे वयस्क
शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक के पास गए और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी किताब उपलब्ध है। नहीं, जवाब मिला। मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं, पर एक ऐसी कोई किताब अब तक नहीं लिखी गई। मुझे अपने अनुभव से पता था कि यह बात सही है, क्योंकि मैं खुद वर्षों से ऐसी किताब खोज रहा था जो मानवीय संबंधों पर एक व्यवहारिक हैंडबुक साबित हो। चूंकि ऐसी कोई किताब नहीं थी, इसीलिए अपने कोर्सों के लिए मैंने खुद लिखने की कोशिश की और वह यहाँ है। आशा है आपको पसंद आएगी। इस किताब की तैयारी के लिए मैंने हर वह चीज पढ़ डाली जो इस विषय पर मौजूद थी। अखबारों के कॉलम, पत्रिकाओं के लेख, फैमिली कोर्ट के रिकॉर्ड, पुराने दार्शनिकों और नए मनोवैज्ञानिकों की लिखी बातें। इसके साथ ही मैंने एक प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ता को 1.5 साल तक पुस्तकालयों में वह हर चीज पढ़ने के लिए लगाया जो मुझसे छूट गई थी, जैसे कि मनोविज्ञान पर भारी पुस्तकें, सैकड़ों पत्रिकाओं के लेख, अनगिनत जीवनियां, ताकि पता लग सके कि सदियों तक महान नायकों ने लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया। हमने उनकी जीवनियां पढ़ी। हमने जूलियस सीजर से लेकर थॉमस एडिसन जैसे महान नायकों की जिंदगी की कहानियां पढ़ी। हमें याद है कि हमने सिर्फ थियोडोर रूजवेल्ट की 100 जीवनियां पढ़ डाली थी। हमने संकल्प लिया था कि हम हर उस सिद्धांत की खोज निकालेंगे जो अब तक लोगों का दिल जीतने और उन्हें प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मैंने खुद सफल लोगों के इंटरव्यू लिए। उनमें से कुछ तो विश्व प्रसिद्ध थे, मार्कोनी और एडिसन जैसे आविष्कारक, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और जेम्स फॉरले जैसे राजनेता, ओवेन डी यंग जैसे बिजनेस जगत के नायक, क्लर्क गेबाल और मेरी पिकफोर्ड जैसी मूवी स्टार, मार्टिन जॉनसन जैसे खोजकर्ता, और हम उनके नए तरीकों को खोजने की कोशिश की जो मानवीय संबंधों को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इन सारी सामग्रियों से मैंने एक छोटा सा भाषण तैयार किया। मैंने इसका नाम रखा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैंने कहा छोटा, यह शुरुआत में तो छोटा था, पर जल्दी ही यह 1.5 घंटे लंबे संभाषण में बदल गया। वर्षों तक मैं यह संभाषण न्यूयॉर्क में कार्नेगी इंस्टीट्यूट के वयस्कों को हर सीजन में देता रहा। यह संभाषण देने के बाद मैंने अपने श्रोताओं से आग्रह किया कि वे बाहर जाएं और इसका परीक्षण अपने बिजनेस और सामाजिक संपर्कों के बीच करें और वापस क्लास में आकर अपने अनुभव और परिणामों के बारे में बताएं। क्या दिलचस्प काम था। आत्म सुधार में उत्सुक पुरुष और स्त्रियां इस नए तरह की प्रयोगशाला में काम करने के लिए आतुर थे। यह थी मानवीय रिश्तों की पहली और सिर्फ एक प्रयोगशाला। यह किताब पारंपरिक ढंग से नहीं लिखी गई थी। यह एक बच्चे की तरह बड़ी हुई। यह उस प्रयोगशाला में बढ़ी और विकसित हुई, हजारों लोगों के अनुभव से पोषित होकर। वर्षों पहले हम एक पोस्ट कार्ड पर छपे कुछ नियमों से शुरू हुए थे। अगले सीजन में हमने एक बड़ा पोस्ट कार्ड छापा, फिर एक पर्चा छापा, फिर कई पुस्तिकाएं छापी जो आकार और स्कोप में बढ़ती गई। 15 सालों के प्रयोग और रिसर्च के बाद यह किताब सामने आई। जी हाँ, 15 सालों के प्रयोग के बाद। यहाँ लिखे गए नियम सिर्फ सिद्धांत और अनुमान नहीं हैं, वे जादू की तरह काम करते हैं। मैंने इन सिद्धांतों को लोगों की जिंदगियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते देखा है। यह उदाहरण देखिए, 314 कर्मचारियों वाले एक शख्स ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया। वर्षों तक उसने अपने कर्मचारियों को बिना रोक टोक के आलोचना के और निंदा की थी। उदारता, प्रशंसा के शब्द और प्रोत्साहन उसके होठों से नदारद थे। इस किताब में बताए गए सिद्धांतों को पढ़ने के बाद उस शख्स ने अपने जीवन का दर्शन बदल दिया। उसके संगठन में अब नई वफादारी, नई उत्साह और संगठन के काम के लिए नया जोश है। वे 314 दुश्मन अब 314 दोस्त बन गए हैं। उसने एक क्लास में गर्व से कहा, मैं जब पहले अपने ऑफिस से गुजरता था तब कोई मेरा अभिवादन नहीं करता था। मेरे कर्मचारी मुझे आता देख नजरें फेर लेते थे, पर अब वे मेरे दोस्त हैं और मेरे जेनिटर भी मुझे मेरे पहले नाम से बुलाते हैं। इस शख्स को ज्यादा लाभ मिला, ज्यादा इत्मीनान मिला और सबसे जरूरी बात, उसने अपने बिजनेस और घर में ज्यादा खुशियां मिली। अनगिनत सेल्समैन ने इस सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपनी बिक्री बढ़ा ली है। कई लोगों ने नए अकाउंट खोले हैं, वैसे अकाउंट जो बेकार पड़े थे। एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर मिले हैं, उनका वेतन बढ़ा है। एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करने पर उसकी सैलरी काफी बढ़ गई है। फिलाडेल्फिया गैस वर्क्स कंपनी का दूसरा एग्जीक्यूटिव, जिसे 65 की उम्र में अपने लड़ाकू स्वभाव और लोगों के साथ व्यवहार की कला न जानने के कारण डिमोशन मिलने वाला था, उसे इस ट्रेनिंग में डिमोशन से बचाया और उसे बड़ी सैलरी के साथ प्रमोशन मिला। अनगिनत मौकों पर शादीशुदा लोगों ने कोर्स के समापन समारोह में बताया कि उनके पति और पत्नियों ने यह कोर्स करने से कैसे उनके घर में खुशी बढ़ गई।
नए परिणामों को देखकर लोग अक्सर चकित हो जाते हैं। यह जादू जैसा लगता है। कई बार उत्साह के कारण उन्होंने रविवार को मेरे घर पर फोन किया, क्योंकि वे क्लास में बताने के लिए 48 घंटों का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। एक आदमी इन सिद्धांतों पर बातचीत से इतना उत्साहित हो गया कि वह रात में देर तक अन्य सदस्यों के साथ इस पर बात करने के लिए रुका रहा। 3 बजे सुबह बाकी लोग घर चले गए, पर अपनी गलतियों को समझाने के बाद वह एक नई और समृद्धि जिंदगी जीने के लिए इतना प्रेरित था कि वह रात भर सो नहीं पाया। वह अगली 2 रातों तक भी नहीं सो पाया। कौन था वह? एक साधारण और अप्रशिक्षित इंसान जो किसी भी नए सिद्धांत पर उछल पड़ने के लिए तैयार था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह एक अनुभवी और संभ्रांत आर्ट डीलर था जो 3 भाषाएं धारा प्रवाह बोलता था और यूरोप के 2 विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट था। इस अध्याय को लिखते समय मुझे एक सीनियर जर्मन कुलीन नागरिक का पत्र मिला, जिनके पूर्वज कई पीढ़ियों तक सेना के अधिकारियों के मातहत काम करते आए थे। एक ट्रांस अटलांटिक स्टीमर ने लिखा। उनका पत्र बताता है कि कैसे उन्होंने इन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया और उनका उत्साह जुनून से भरा था। एक दूसरे इंसान, न्यूयॉर्क के वासी, हार्वर्ड के ग्रेजुएट, अमीर और एक कॉर्पोरेट फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि उन्होंने 14 सप्ताहों में इस सिस्टम से लोगों को प्रभावित करने की कला के बारे में जो सीखा वह उनकी कॉलेज की 4 साल की शिक्षा से कहीं ज्यादा था। बकवास, हंसने लायक ज्यादा हो गया। आप चाहे तो इस वादे को ठुकरा सकते हो। मैं सिर्फ वे बातें बता रहा हूँ जो एक रूढ़वादी और अत्यधिक सफल हार्वर्ड ग्रेजुएट ने 23 फरवरी 1933 गुरुवार को न्यूयॉर्क के येल क्लब के 600 लोगों की सभा में कही थी। हार्वर्ड के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा था, जो हम होने की क्षमता रखते हैं उनकी तुलना में हम सिर्फ आधे जके हुए हैं। हम अपने शारीरिक और मानसिक संसाधनों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। विस्तार से देखें तो एक इंसान अपनी सीमाओं से काफी कम में रहता है। उसमें कई तरह की शक्तियां हैं जिनका वह इस्तेमाल नहीं कर पाता। वे शक्तियां जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, इस किताब का लक्ष्य है कि आप उन्हें खोजें, उनका विकास करें और उन सोई क्षमताओं का लाभ उठाएं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन जी हिम्बन ने कहा, शिक्षा जिंदगी के परिस्थितियों से निपटने का नाम है। अगर इस किताब के पहले 3 अध्यायों को पढ़ने के बाद भी आपको यह न लगे कि आप जिंदगी की परिस्थितियों से निपटने के लिए ज्यादा तैयार हैं, तो आपके मामले में मैं इस किताब को पूरी तरह असफल मानूंगा, क्योंकि हर्बर्ट सेंसपर ने कहा था कि शिक्षा का महान उद्देश्य जानकारी नहीं, व्यवहारिक कदम है। इस किताब से अधिक लाभ उठाने के लिए 9 सलाहें। पहला, अगर आप इस किताब से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो किसी भी नियम या तकरीब से अनंत गुना ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके पास वह चीज ना हो तब तक इस किताब को पढ़ने के 1000 तरीके भी काम नहीं करेंगे। और अगर आपके पास वह चीज है तो आप इस किताब से बहुत कुछ सीखकर चमत्कार कर सकते हैं, भले ही आपने कोई भी सलाह ना पढ़ी हो। क्या है वह जादुई तरीका? वह है सीखने की गहरी इच्छा और लोगों से व्यवहार करने की क्षमता को बढ़ाने की लगन। आप कैसे इस इच्छा को बढ़ा सकते हैं? अपने आप को बार बार याद दिलाकर कि ये सिद्धांत आपके लिए कितने जरूरी हैं। अपने मन में एक तस्वीर बनाइए कि इन सिद्धांतों को सीखने पर आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा समृद्ध, खुशी, बेहतर और संतुष्ट होगी। अपने आप से बार बार कहें, मेरी लोकप्रियता, मेरी खुशी और मेरी योग्यता इस बात पर काफी निर्भर करती है कि मैं लोगों से कैसा व्यवहार करता हूं। दूसरा, पहले हर अध्याय को सरसरी निगाह से पढ़ ले। बीच बीच में अगले अध्याय को पढ़ने की इच्छा होगी, पर ऐसा ना करें। अगर आप सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आप मानवीय संबंधों को बेहतर बनाने की क्षमता बढ़ाना चाहते हो तो वापस जाइए और हर अध्याय को दोबारा पढ़ें। आगे चलकर इससे वक्त बचेगा और अच्छे परिणाम आएंगे। तीसरा, पढ़ते समय बीच बीच में रुकें और पढ़ी चीजों पर सोचें। अपने आप से पूछें कि आप कैसे और कब हर सलाह को इस्तेमाल में ला सकते हैं। चौथा, एक क्रेयोन, पेंसिल, पेन, मैजिक मार्कर या हाइलाइटर अपने हाथ में रखें। जब भी कोई उपयोगी सलाह ध्यान में आए तो उसके बगल में एक रेखा खींच दें। अगर यह 4 स्टार सलाह है तो उसकी हर लाइन को अंडरलाइन या हाईलाइट करें या फिर स्टार से मार्क कर दें। मार्क और अंडरलाइन करने से किताब ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है और इसे दोहराना आसान हो जाता है। ये बुक पढ़ने वालों के लिए सलाह है। पांचवा, मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ जो एक बड़ी बीमा कंपनी में 15 सालों से मैनेजर रही थी। हर महीने वे कंपनी द्वारा उस महीने इशू किए हुए बीमा कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती थी। हाँ, वे कई कॉन्ट्रैक्टों को हर महीने और हर साल पढ़ती थी। क्यों? अनुभव से उन्होंने सीखा था कि सिर्फ इसी तरीके से वे उनमें लिखी बातों को दिमाग में रख सकती थी। एक बार मैंने पब्लिक स्पीकिंग पर एक किताब को लिखने में 2 साल लगाए थे।
और फिर मैंने पाया कि मुझे खुद की लिखी चीजों को याद रखने के लिए भी समय समय पर उसे पढ़ना पड़ता था। हम आश्चर्यजनक तरीके से भूल जाते हैं। इसीलिए अगर आप इस किताब से वास्तविक और लंबे समय तक लाभ उठाना चाहते हो तो यह मत समझिए कि सिर्फ एक बार पढ़ना या समझना सुनना आपके लिए काफी होगा। एक बार अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इसे हर महीने दोहराने में कुछ घंटे लगाने होंगे। इस किताब को अपने डेस्क पर सामने रखिए, इस पर बार बार नजर डालिए, अपने आप को याद दिलाते रहिए कि अभी आपको काफी कुछ सीखना है। याद रखिए कि इन सिद्धांतों को आप अपनी आदतों में तभी शुमार कर सकते हैं जब आप लगातार इसे दोहराते रहें और इनका इस्तेमाल करते रहें, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। छठा, बर्नार्ड शॉ ने कहा था, अगर आप किसी इंसान को कुछ सिखाएं तो वह कभी नहीं सीखेगा। शॉ सही थे। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, हम करके सीखते हैं। इसीलिए अगर आप इस किताब में दिए गए सिद्धांतों पर अधिकार करना चाहते हैं तो इनके बारे में कुछ कीजिए। इन नियमों का हर मौके पर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन्हें भूल जाएंगे। वही जानकारी दिमाग में रहती है जिसका इस्तेमाल होता है। आपको इन सिद्धांतों का हर समय इस्तेमाल करने में दिक्कत होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं यह किताब लिखी है और इसके बावजूद मुझे अपनी ही सिखाई चीज़ों का इस्तेमाल करने में दिक्कत आई। उदाहरण के लिए, जब आप नाराज हैं तो दूसरे इंसान का दृष्टिकोण समझने से ज़्यादा आसान है कि उसकी आलोचना और निंदा की जाए। तारीफ करने से दोष निकलना ज़्यादा आसान होता है। आप क्या चाहते हैं इस बारे में बात करना ज़्यादा आसान है, बशर्ते दूसरा इंसान क्या चाहता है। इसीलिए इस किताब को पढ़ते समय ध्यान रखें कि आप सिर्फ जानकारी नहीं जुटा रहे हैं, आप नई आदतें बना रहे हैं, और हाँ, आप एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए समय और लगन और रोज इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। इसीलिए इन पन्नों को बार बार पढ़ें, इसे मानवीय रिश्तों पर मार्गदर्शिका के रूप में इस्तेमाल करें, और जब भी जिंदगी में कोई समस्या आए, जैसे किसी बच्चे के साथ बर्ताव करना, अपने जीवन साथी को अपनी सोच में ढालना या किसी नाराज ग्राहक को शांत करना, तब मन में आए चीज को गुस्से में ना करें, वह सामान्यतः गलत है। उसके बजाय इन पन्नों को पढ़ें और अंडरलाइन किए गए हिस्सों को दोबारा पढ़ें, फिर इन नए तरीकों का इस्तेमाल करें और जादुई कमाल देखें। ऐसा डेल कार्नेगी ने पढ़ने वालों के लिए कहा है। लेकिन आप सुन रहे हैं तो जो भी चीज़ें आपको पसंद आए उसको आप लिखते जाएं। जो आपको अचानक से होता है ना, दिमाग में एकदम क्लिक कर जाता है जो बातें, तो उसको आप लिखें और जब भी मौका मिले उसको आप रिवीजन करते रहें और अपने लाइफ में अप्लाई करते रहें। सातवां, अपने जीवन साथी, बच्चे या सहकर्मी को 5 रुपए का सिक्का दें जब भी वह आपको किसी सिद्धांत का पालन ना करते हुए पकड़ लें। इन नियमों का अधिकार हासिल करने के काम को खेल बना लें। 8वां, एक महत्वपूर्ण वॉल स्ट्रीट बैंक के प्रेसिडेंट ने मेरी एक क्लास में अपनी बात कहते समय एक ऐसा कारगर सिस्टम के बारे में बताया जिसका इस्तेमाल वे आत्म सुधार के लिए करते हैं। उन्होंने काफी कम स्कूली शिक्षा पाई थी, इसके बावजूद वे अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंसियरों में से एक बन गए थे, और वे अपनी सफलता का श्रेय खुद बनाए एक सिस्टम को दे रहे थे। वे क्या करते हैं, मैं उसे उन्हीं के शब्दों में अपनी याद के अनुसार लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। वर्षों तक मैंने एक एंगेजमेंट बुक रखी है जिसमें मैं दिन भर के सारे अपॉइंटमेंट का लेखा जोखा रखता हूँ। मेरे परिवार ने शनिवार की रात में कभी कोई प्लान नहीं बनाया, क्योंकि वह जानती थी कि मैं शनिवार की शाम का एक हिस्सा अपने मूल्यांकन, सुधार और विकास में लगाता हूँ। डिनर के बाद मैं एक एकांत में चला जाता था, एंगेजमेंट बुक खोलता था, हफ्ते भर में हुए सारे इंटरव्यू, डिस्कशन और मीटिंग के बारे में सोचता था। मैं अपने आप से पूछता था, मैंने क्या क्या गलतियां की, मैंने कौन सा सही काम किया, किस तरह से मैं अपने प्रदर्शन को सुधार सकता था, अपने अनुभव से मैंने क्या सीख सकता हूँ। मैंने पाया कि यह एक साप्ताहिक रिव्यू मुझे बहुत दुखी कर देता था। मैं अपनी गलतियों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता था, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरे ये गलतियां कम होती गई। कई बार ऐसे सेशन के बाद मैं अपना पीठ खुद ही थपथपाता था। यह आत्म मूल्यांकन और आत्म शिक्षा सालों तक चलती रही और इसने मुझे किसी भी और चीज से ज्यादा लाभ पहुंचाया। इसने मेरी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया और इसने मेरे लोगों के साथ संबंधों में काफी सहायता की। मैं इस सिस्टम को कितना भी रिकमेंड करूं कम है। 9वां, इस किताब के अंत में आपको कई खाली पन्ने दिखेंगे जिनमें आप इन सिद्धांतों के इस्तेमाल में मिली सफलता के बारे में लिख सकते हो। इसके बारे में लिखें, नाम, तारीख, परिणाम लिखें। इस तरह का रिकॉर्ड रखने पर आपको ज्यादा कोशिश करने की प्रेरणा मिलेगी और कई साल बाद आप इन्हें पढ़ोगे तो आपको काफी आनंद आएगा। इस किताब से अधिक लाभ उठाने के लिए मानवीय संबंधों के सिद्धांतों को सीखने के लिए गहरी इच्छा का विकास करें। दूसरा, अगले अध्याय को पढ़ने से पहले अभी के अध्याय को 2 बार पढ़ें। तीसरा,
पढ़ते समय कई बार रुकें और खुद से पूछें कि आप कैसे हर सलाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, हर जरूरी आइडिया को अंडरलाइन करें। पांचवा, हर महीने इस किताब को दोहराएं। छठा, इस सिद्धांतों का हर मौके पर इस्तेमाल करें। इस किताब को रोज की समस्याओं का हल निकालने में मार्गदर्शिका के रूप में अपनाएं। सातवां, अपने दोस्तों को आपकी गलती पकड़ने पर 5 रुपए का सिक्का देकर अपने सीखने की प्रक्रिया को एक खेल बना लें। आठवां, हर हफ्ते अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। खुद से पूछें कि आपने क्या गलतियां की और आप क्या सुधार सकते हो और अपने भविष्य के लिए आपने क्या क्या सीखा। नौवां, इस किताब के अंत में नोट बनाएं जो आपको यह बताए कि आपने कब और कैसे इन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। अब हम चर्चा करेंगे इस किताब के हर टॉपिक को एकदम विस्तार से, एक रियल सिचुएशन और एक रियल स्टोरी के साथ। तो इस सीरीज में आप जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए और जो भी बातें आप इस सीरीज के माध्यम से सीख रहे हो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें।